साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम संसद में जो हमने क्लास शुरू की थी पिछली, उससे आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पिछली क्लास में संसद के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा था, शुरू की एक बात की थी, एक आउटलाइन मैंने आपकी एक खींची थी। हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। दो सदन हैं, हम एक एक क्लास में दोनों सदनों की बात करते हैं। पहले हम राज्यसभा की बात करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोकसभा की बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम राज्यसभा की बात करने वाले हैं। राज्यसभा के संबंध में समस्त चर्चा, राज्यसभा की समस्त बातें, राज्यसभा के बारे में जितनी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सामान्यतः जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपकी जितनी भी शंकाएं, आपकी जितनी भी समस्याएं, आपकी जितने भी कोई जिज्ञासाएं, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी की सारी इस क्लास में शांत की जा सके। देखिए, जब आप राज्यसभा की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि संसद का एक अभिन्न अंग है, संसद का एक सदन है। और इस राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं, एक बात तो ये, यहां से मैं शुरू करता हूं। तो इसे देखिए उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस, इंग्लिश में कहें तो अपर हाउस, और लोकसभा लोअर हाउस। उच्च सदन है, साथ ही इसे प्रथम सदन कहते हैं कि द्वितीय सदन कहते हैं। तो यहां ध्यान रखें, उच्च सदन है लेकिन ये द्वितीय सदन है, उल्टा है, ये द्वितीय सदन है। जबकि लोकसभा वो निम्न सदन है लेकिन पहला सदन है, प्रथम सदन है। ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा ऐसा है जिसको आप जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, उल्टा है, उच्च सदन है लेकिन द्वितीय सदन है। साथ ही इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता, इसको भंग नहीं किया जा सकता। अनुभवी सदन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो सदस्यों की आयु संबंधी जो योग्यता है वो लोकसभा की तुलना में थोड़ा सा 5 साल ज्यादा है। लोकसभा में 25 साल की आयु कम से कम, यहाँ 30 साल की आयु। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इसे राज्य सदन कहते हैं। राज्य सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये राज्यों का सदन है, जबकि लोकसभा लोगों का सदन है, जनता का सदन है। तो यहां लोकसभा में, राज्यसभा में आप इसके गठन की बात कीजिए कि राज्यसभा का गठन किस तरीके से, कैसे क्या होता है। और राज्यसभा के गठन का जिक्र किया गया है, और वो जिक्र किया गया है आर्टिकल 80 में। इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी, कैसे होगी, वो सारी बात समझिए। राज्यसभा के गठन के संबंध में आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे। तो सदस्य संख्या देखिए, एक तो होती है अधिकतम सदस्य संख्या, और एक सदस्य संख्या होती है, अरे न्यूनतम नहीं होती है, एक होती है वर्तमान सदस्य संख्या। तो देखिए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, तो अधिकतम सदस्य संख्या में ये सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं मनोनीत। तो निर्वाचित सदस्य तो कितने, और मनोनीत कितने, दोनों की अलग अलग बता देता हूं मैं। और यह भी बात कर लेते हैं कि कुल कितने। तो देखिए, जब आप निर्वाचित की बात करते हैं तो निर्वाचित सदस्य, अधिकतम सदस्य संख्या जो दी गई वो राज्यसभा में दी गई 238, और मनोनीत है वो सदस्य 12। तो टोटल सदस्य संख्या राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो निर्वाचित सदस्य हैं वर्तमान में 233, 12 सदस्य मनोनीत, इस तरीके से टोटल सदस्य हो जाते हैं 245। राज्यसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है, जबकि मैक्सिमम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। लेकिन निर्वाचित सदस्यों में 238 के स्थान पर वर्तमान में 233 है। ये समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से ये सदस्य संख्या राज्यसभा में आपको आर्टिकल 80 के तहत ये ध्यान रखना है। ये इसके गठन से संबंधी बात है। निर्वाचित सदस्य चुनाव कैसे होगा अब हम बात कर लेंगे आगे।
और मनोनीत सदस्य कौन से वाले होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों में, वो भी हम बात कर लेंगे आगे, दोनों बात करते हैं। लेकिन आप फिलहाल संख्या के आधार पर इतना समझ लीजिए कि सदस्य संख्या इतनी होती है। ठीक है, देखिए हम आगे बात करते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत किस आधार पे कैसे क्या होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत किन आधारों पर कैसे कैसे किया गया है। आप जानते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली क्या होती है और एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, वो तो संविधान की विशेषताओं में हमने बात कर ली थी। देखिए, जब आप संघात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, इसका मतलब केंद्र सरकार तो होगी, साथ में राज्य सरकारें भी होगी, राज्य भी होंगे, और राज्यों को वो जो पावर दिए गए वो संविधान द्वारा दिए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिए जाते हैं। तो राज्य सरकारें स्वायत्त होती है, उनकी अपनी पावर होती है। तो जहां जहां संघीय शासन प्रणाली होती है, वहां की व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन है, मतलब वहां का की जो राज्यसभा है, एक तरीके से समझिए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो वहां की व्यवस्थापिका का उच्च सदन, वहां जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वहां पे सामान्यतः दो सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। प्रतिनिधित्व के दो सिद्धांत काम में आते हैं। पहला सिद्धांत यह होता है कि वो जो उच्च सदन है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि निम्न सदन वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। वहां पर जो उच्च सदन है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और जबकि निम्न सदन किसका प्रतिनिधित्व करता है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में उच्च सदन है सीनेट, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और निम्न सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक ऐसे ही भारत में भी उच्च सदन राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि निम्न सदन लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और भारत में भी इस सिद्धांत को पूरी तरीके से वैसे के वैसे अप्लाई किया गया, वैसे के वैसा अपनाया गया। भारत में भी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, एकदम ठीक है। एक सिद्धांत और है दूसरा और वो सिद्धांत यह है कि वहां राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है, यह आपको समझना है। वो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है किस आधार पर, समानता के आधार पर। मतलब ये कि राज्यों को जो सीटें दी जाएंगी राज्यसभा में या उच्च सदन में, जो भी उच्च सदन है वहां का, वहां पर बराबर सीटें दी जाएगी, चाहे राज्य कितना भी बड़ा है, चाहे कितना भी छोटा है, क्षेत्रफल के आधार पे, चाहे जनसंख्या के आधार पे, ये मायने नहीं रखता। सभी राज्य बराबरी के आधार पे होते हैं, क्योंकि सभी राज्य बराबर हैं और सभी राज्यों को समान माना जाता है, बराबर माना जाता है। इसलिए राज्यसभा में, मतलब उस देश की व्यवस्थापिका के उच्च सदन में, राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो बराबरी के आधार पर दिया जाता है, समानता के आधार पर दिया जाता है। देखते हैं उदाहरण इसका, देखिए। देखिए कैसे, मैंने आपसे अमेरिका की चर्चा की थी। अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है और अमेरिका में उच्च सदन है जो वहां की कांग्रेस का, उसका नाम है सीनेट। सीनेट में टोटल सदस्य संख्या कितनी है, 100। ठीक है, ये जो 100 सदस्य हैं, अच्छा मैं पूरी बात बताता हूं इसमें, थोड़ा सा और आपको थोड़ा और ठीक समझ में आ जाए। देखिए अमेरिका में मैं पूरी कांग्रेस की और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूरी ही बात बता देता हूं, फिर पूरी तरीके से ही आपको समझ में आ जाए। 2 सदन है, आप जानते हैं। प्रथम सदन है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन, हमारी लोकसभा की तरह, और दूसरा सदन है वो सीनेट, हमारी राज्यसभा की तरह। समझ पा रहे हैं आप? देखिए वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जनता का प्रतिनिधित्व करता है, सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहां पे जो प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यों को, वो दिया गया है जनता की, जनसंख्या के आधार पे। तो मतलब जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो। तो राज्यों की सीटें वहां पे है जनता के आधार पे है, जनसंख्या के आधार पे है। और यहां पे प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यों को,
तो यहां पे राज्यों की सीटें हैं वो किस आधार पे वो देखना आप। जैसे वहां पर सबसे बड़ा राज्य अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टिकोण से वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीटें जो हैं वो कितनी है, 53 सीटें हैं। सबसे बड़ा राज्य है और वहां की सीटें 53 है। लेकिन सीनेट में उसकी सीटें कितनी हैं, सीनेट में उसकी सीटें हैं 2। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की टोटल सीटें 435, सीनेट की टोटल सीटें 100। समझना आप। वहां का एक छोटा स्टेट है अलास्का, जनसंख्या की दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं मैं। चाहे आप अलास्का की बात कर लें, चाहे नेवादा की बात कर लें, चाहे आप साउथ डेकोटा की बात कर लें, चाहे नॉर्थ डेकोटा की बात कर लें, जो छोटे स्टेट्स हैं उनकी सीटें कितनी कितनी है, एक एक सीटें हैं। इतनी कम जनसंख्या है कि सीटें एक एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। लेकिन इन छोटे राज्यों की भी सीनेट में सीटें कितनी कितनी है, 2-2 सीटें। मतलब यह कि यहां जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जबकि यहां पर रिप्रेजेंटेशन किस बेस पे है, यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है समानता के आधार पर, बराबरी के आधार पर। चाहे राज्य कैलिफोर्निया जैसा बड़ा राज्य है, चाहे अलास्का और नेवादा जैसे छोटे राज्य हैं, सबकी 2-2 सीटें। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर राज्य की 2 सीटें। मतलब ये कि वहां पर कितनी सीटें हो गई, 100 सीटें हो गई सीनेट की। क्या आप समझ पा रहे हैं? इतना समानता के आधार पर सीटें दी गई है उच्च सदन में राज्यों को, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। एक उदाहरण अगर आपको और ले स्विट्जरलैंड का, तो देखिए स्विट्जरलैंड में राज्य परिषद जो वहां की है, तो स्विट्जरलैंड की राज्य परिषद में सदस्य संख्या 46 है, और वहां की जो नेशनल काउंसिल, जो नेशनल असेंबली है लोकसभा की तरह, उसकी सीटें 200 है। तो 200 सीटें, यहां तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें दी गई, लेकिन वहां की जो 46 है, 45 नहीं है, वहां की राज्य परिषद जो है, स्टेट काउंसिल है, वहां पर सीटें जो दी गई है वो 46 सीटें हैं। और 46 सीटों में वहां पर जो राज्य है उनको कैंटन कहते हैं। तो 20 तो है कैंटन और 6 है अर्ध कैंटन। समझना, आप स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो कैंटन की तो 2-2 सीटें, तो 40 सीटें, और अर्ध कैंटन की 1-1 सीटें, तो 6 सीटें। तो टोटल सीटें कितनी हो गई, 46 सीटें। तो हर कैंटन की बराबर सीट हो गई, अर्ध कैंटन की 1-1 सीट, कैंटन की 2-2 सीट। तो इस तरीके से वहां पर 46 सीटें वहां की स्टेट काउंसिल को दी गई है। हमारी राज्यसभा की तरह है, अमेरिका की सीनेट की तरह है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो लेकिन अमेरिका के सीनेट में और स्विट्जरलैंड की स्टेट काउंसिल में जो सीटें दी गई वो किस तरीके से दी गई है, वो दी गई है बराबरी के आधार पे, समानता के आधार पे। ये दूसरा सिद्धांत वहां फॉलो होता है। लेकिन भारत में ये पहला सिद्धांत तो फॉलो होता है, लेकिन ये दूसरा सिद्धांत फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यसभा में जो सीटें दी गई वो प्रतिनिधित्व राज्यों को दिया गया। किस बेस पे, वो भी जनसंख्या के आधार पे। मतलब ये कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा वहां की सीटें भी ज्यादा, जिस राज्य की जनसंख्या कम वहां की सीटें भी कम। तो देखिए किस तरीके से कौन से राज्य की कितनी सीटें हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूं। और आप सभी के सभी देखिए याद करें अगर, तो थोड़ा साथ में बोलेंगे मेरे, तो आपको ये सीटें ज़्यादा अच्छी तरीके से एकदम याद हो जाएंगी। और संभावना परीक्षा में पूछे जाने की जो सीटें की होती है वो राज्यसभा की ज़्यादा होती है लोकसभा की तुलना में। और मिलान करने वाला प्रश्न आता है, सुमेलित कीजिए। 4 राज्य लिख दिए, चार वो इधर 4 जगह सीटों की संख्या लिख दी, इनका मिलान करना है आपको। तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं आपकी। तो राज्यसभा में सीटें जो राज्यों को दी गई, राज्यसभा में राज्यों की सीटें, और राज्यों की ये सीटें कहां दी गई हैं बताइए। राज्यों की इन सीटों का जिक्र किया गया है कहां पर, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का 4थी अनुसूची में। यह भी आपको ध्यान रखना है, 4थी अनुसूची में दिया गया। तो देखिए ज्यादा से कम की ओर बढ़ते हैं और किस तरीके से देखिए वो सीटें याद होती हैं। आप इसको जब आप मोबाइल में देख रहे हैं ये सब चीजें, साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, सीटें याद हो जाएंगी आपको, पक्की बात है। चलिए सबसे पहले है सीटें 31, और 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अच्छा इससे पहले एक बात और बता देता हूं आपको, हमारे यहाँ राज्यों की सीटें किस प्रकार से दी गई है राज्यसभा में, वो भी मैं जनसंख्या के बेस पे दी गई है।
तो जनसंख्या के बेस पे कैसे वो भी मैं बता देता हूं आपको। हमारे यहाँ किसी राज्य की जनसंख्या यदि 50 लाख है तो शुरुआती 50 लाख की जनसंख्या तक तो क्या किया गया, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर शुरुआत की प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, तो 50 लाख तक 5 हो गए ना, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य, समझ रहे हैं आप। और 50 लाख से ऊपर के प्रति 20 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। शुरुआती 50 लाख की जनसंख्या में तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, और 50 लाख के ऊपर की प्रति 20 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। जैसे 70 लाख पे 6 हो जाएंगे, 50 लाख पे 5 है, 70 पे 6 हो जाएंगे, 90 पे 7 हो जाएंगे, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा सिद्धांत, ये भी ध्यान रखें आप राज्यसभा में। तो देखिए 31 सीटें उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले आपको क्या रखना है, राज्यों के नाम याद नहीं रखने हैं आपको, ये आंकड़े याद रखने हैं बस। राज्यों के नाम अपने आप याद हो जाएंगे आपके। 31 के बाद एक बड़ा गैप है और 19 सीटें। 31 के बाद में सीधे 19 पे आइए, और 19 सीटें हैं किसकी, महाराष्ट्र की। 19 के जस्ट बाद में 18, और 18 सीटें हैं तमिलनाडु की। ठीक है, 18 के बाद में 16 का मतलब एक से ज्यादा राज्यों की है, ये ध्यान रखना है। 31, 19, 18, 16 और 16 दो राज्यों की हैं। तो एक राज्य तो है बिहार, और दूसरा उसी का पड़ोसी पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर 16 के बाद में है 12 सीटें, और 12 सीटें हैं कर्नाटक की। देखिए आप कर्नाटक की सीटें भूलेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं, बाकी नहीं भूलेंगे, कर्नाटक वाली थोड़ी सी भूलेंगे आप। तो 12 सीटें कर्नाटक की पक्की याद कर लीजिए। ये 5 याद कर लीजिए आप पहले, सबसे पहले 31, 19, 18, 16, 12। 31 पे उत्तर प्रदेश, 19 सीधे आएंगे आगे, बड़ा गैप है देखिए एक, 19 पे महाराष्ट्र, 18 पे तमिलनाडु, 16 पे बिहार बंगाल, और 12 पे कर्नाटक। यहां तक याद कर लीजिए। जस्ट इसके आगे चलिए, 12 के बाद में 11 मतलब एक से ज्यादा है ये भी, बल्कि 3 राज्यों की है ये। यहां पर एक तो है आंध्र प्रदेश, फिर एक है गुजरात, एक है मध्य प्रदेश। ये 3 राज्य, हम इनको कैसे याद करें। तो देखिए आप तो इतना ध्यान रखें, एक याद कर लें शब्द आगम। आगम आप जानते हैं जैन साहित्य आगम है, जैन धार्मिक साहित्य है, उसको आगम कहते हैं हम। तो वो जो आगम ग्रंथ है उस आधार पर याद कर लीजिए आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसमें से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या महाराष्ट्र याद नहीं करना है, मध्य प्रदेश याद करना है, क्योंकि महाराष्ट्र पहले आ चुका है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम वगैरह तो इतने छोटे हैं कि उनके तो इतनी सीटें हो ही नहीं सकती ना। उनकी तो एक सीट है। तो इस तरीके से आगम याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। फिर देखिए 11 के बाद में 10 सीटें, और 10 सीटें आप जानते हैं राजस्थान की है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि राज्यसभा में राजस्थान के समान सीटों वाला राज्य कौन सा है, और यहां पे आप याद क्या रखेंगे, उड़ीसा। यहां पे आप याद रखेंगे राजस्थान के साथ उड़ीसा। तो 10 सीटें राजस्थान और उड़ीसा की। 10 के बाद में 9 सीटें, और 9 सीटें कहां की है ये ध्यान रखें, याद रखना आपको। 9 के साथ केरल। अब 9 के साथ केरल कैसे याद रहे, तो देखिए 9 के साथ केरल आप ऐसे याद रखें। हमें तो देखिए याद रखना है बस, कैसे भी याद रहे, याद रखना है, इतना ही तो करना है। और कैसे याद रखेंगे, इस तरीके से याद कर लीजिए कि आज के 20-25 साल पहले की बात करते हैं ना, जब आप 20 साल पहले की। आजकल तो हमारे यहाँ नर्सेज खूब मिलती हैं,
हमारे यहीं की लोकल इतनी नर्सिंग कॉलेजेस हुई कि हमारे यहाँ की खूब लड़कियों ने नर्सिंग कॉलेजेस कर ली, और हर हॉस्पिटल में आपको हमारे यहाँ की लड़कियाँ मिल जाएंगी नर्सेस। आज के 20-25 साल पहले जब आप देखते हैं, तब आप देखते हैं कि उस समय तो नर्सेज हमारे यहाँ की थी ही नहीं कोई। सारी जितनी नर्सेज होती थी सारी की सारी केरल की महिला नर्सेज यहाँ पे खूब हर गांव में मिलती थी। और आपको अगर इतना याद है तो आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने बड़े भाई बहन से या अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि हाँ एकदम ये ठीक बात है। तो आप इस शब्द को नर्स नाम से याद रखें, केरल को। नर्स नाम से आपको केरल याद रह जाएगा, और नर्स नाम से आपको नो याद रह जाएगा। मैं नो याद रखना, नो शब्द को केरल के साथ जोड़ने के लिए मैं आपको ये एक सामान्य सी बात बता रहा हूं। थोड़े मजाकिया जरूर है, थोड़ा सा एक अटपटी जरूर है, लेकिन देखिए याद रखने के लिए ठीक है, हमें तो याद रखना है। तो राज्यसभा में 9 सीटें केरल की नर्स से याद रख लीजिए, ठीक है। फिर आगे समझिए, 9 के बाद में 7-7 सीटें। 7-7 का मतलब ये भी एक से अधिक राज्य है। और यहां पे कौन कौन से राज्य याद रखेंगे आप? एक तो याद रखिए आप असम, एक याद रखिए आप पंजाब, एक तो आप याद रखिए पंजाब को, सॉरी पहले पंजाब याद रखिए, इसके भी क्रम के पीछे एक लॉजिक है। दूसरा याद रखिए असम को, और तीसरा याद रखिए तेलंगाना को। ये देखिए जब लोकसभा की सीटें पढ़ेंगे ना, ये क्रम आपको जब याद रहेगा तो वहां लोकसभा की सीटें याद करने में आसानी रहेंगी आपके। अब ये 7-7 सीटें हैं 3 राज्यों की, कैसे याद रखें? ये टेढ़ा काम है। तो ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2004 से 2014 तक रहे, तो मनमोहन सिंह आप जानते हैं पंजाब के रहने वाले थे। हमें तो कॉमन चीज़ ढूंढनी है पंजाब और असम में, पंजाब के तो रहने वाले थे वो। लेकिन जब प्रधानमंत्री थे वो, उस समय राज्यसभा में कहाँ के सदस्य थे? आजकल तो राजस्थान से हैं वो, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय की पूछ रहा हूँ मैं, तो वो असम से चुन के आते थे राज्यसभा में। समझ रहे हैं आप? तो असम और पंजाब में मनमोहन सिंह कॉमन हो गए। तो यहां सरदार नाम याद रखें, मनमोहन सिंह सरदार ही तो थे। सरदार से आपको 7 याद रह जाएगा, 7-7 सीटें पंजाब की और असम की। सरदार याद रह जाएगा मनमोहन सिंह के नाम से, 7-7 सीटें पंजाब और असम में। और साथ में आप याद रख लीजिए तेलंगाना को, कि सरदार लोग जितने भी होते हैं ना, उनका खाना बड़ा तेलीय होता है, बड़ी चटपटी चीजें ज्यादा खाते हैं वो, तेली चीजें ज्यादा खाते हैं, आप जानते हैं। तो वो तेलंगाना आप उस तरीके से याद कर लीजिए। बस याद करना है हमें। आपको हो सकता है कुछ अटपटा लग रहा हो, लेकिन याद करना है, और मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूं आपको याद रह जाएगा, ये पक्की बात है ये। चलिए फिर देखिए 7-7 के बाद में 6 सीटें, और 6 सीटें कहां की हैं? 6 सीटें हैं झारखंड की। इसे कैसे याद रखें? तो देखिए इतना ही याद रखिए आप तो, कि झारखंड की क्या चीज फेमस है। झारखंड के कोई व्यक्ति फेमस है क्या? आप किसी का नाम आपके ध्यान में आ रहा हो झारखंड के नाम से? बिल्कुल ठीक है, आपके ध्यान में जो आ रहा है मैं समझ रहा हूं, धोनी। झारखंड के धोनी फेमस है। और धोनी के क्या फेमस है? छक्के फेमस है, जो हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं वो, और हेलीकॉप्टर शॉट से जो छक्का जिस तरीके से लगाते हैं, तो वो धोनी के छक्के फेमस है। तो झारखंड में धोनी और धोनी के छक्के, तो झारखंड की 6 सीटें, बस याद हो गया, ठीक है। फिर देखिए 5-5 सीटें। 5-5 सीटें 2 राज्यों की है, एक तो है हरियाणा की और एक है छत्तीसगढ़ की। 2 राज्यों की ये 6-6 सीट, 5-5 सीटें हैं, ये ध्यान रखना, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप, छत्तीसगढ़ की 6 सीटें हैं, ये आपको गड़बड़ करेगी। आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ की 6 सीटें, आपके अंदर से फीलिंग आएगी छत्तीसगढ़ की 6 सीटें, जबकि ऐसा नहीं है। 6 सीटें तो धोनी की झारखंड की है, छत्तीसगढ़ की तो 5 सीटें हरियाणा के साथ है। आप याद यूं रखिए कि आपको अगर ध्यान में हो तो आजकल किसान आंदोलन जब चलन में है, तब खाप पंचायतें खूब, आप जान रहे हैं कि खाप पंचायतें खूब आप सुन रहे हैं नाम, कि और खाप पंचायतें आज के 10-12 साल पहले खूब कुख्यात हुई थी, आजकल तो चलिए विख्यात हो रही है। उस टाइम खूब कुख्यात हुई थी, ऑनर किलिंग के मामले आए थे,
और खाप पंचायत में खूब अटपटे फैसले सुनाए थे। तो हरियाणा की खाप पंचायतें खूब फेमस हैं, खाप पंचायतें। और पंचायत में कितने व्यक्ति होते हैं आप जानते हैं, फैसला करते हैं ना। पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी होगी ना आपने, जुम्मन शेख और एक वो थे ना, क्या नाम था उनका, एक उनका दोस्त था ना, हिंदू और मुस्लिम दो दोस्त हुआ करते थे उस कहानी में। पंच परमेश्वर एक कहानी हमारी चला करती थी 5वीं-6वीं क्लास में, जो वो कहानी आया करती थी। शेख जुम्मन और एक उनका दोस्त था, अब नाम भूल गया उसका। उस कहानी का चरित्र था, बहुत गजब की कहानी है, आप पढ़ना कभी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पंचायत में आप जानते हैं 5 सदस्य होते हैं। तो खाप पंचायत चूंकि हरियाणा की फेमस है, तो वहां से आपको खाप पंचायत से 5 सदस्य याद रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ को आपको हरियाणा के साथ अटैच करना है। फिर देखिए 4 सीटें, और 4 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की। अब इतने मैंने आपको जब तरीके बता दिए हैं, तो एक तो बगैर तरीके के भी याद रख लीजिए जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर तो वैसे भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहता है भारत पाकिस्तान के बीच का, तो वैसे भी टेढ़ा मामला रहता है, खींचा हुआ मामला रहता है। तो वो 4 सीटें हैं वो ध्यान रख लीजिए, जम्मू कश्मीर और भारत के बीच की। ठीक है, जम्मू कश्मीर 4 राज्यों के बीच का एक त्रिकोण बनाता है। एक तरफ आपकी भारत है, एक तरफ आपकी पाकिस्तान है, एक तरफ आपके अफगानिस्तान है, एक तरफ चीन है। 4 राज्यों के बीच में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से 3 और राज्यों की सीमा लगती है भारत के, एक खुद भारत हो गया। आप उससे याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर की 4 सीटें। फिर देखिए 3-3 सीटें, 3-3 सीटों की जब आप बात करते हैं तो 3 राज्य हैं, और 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है हिमाचल प्रदेश, एक स्टेट है उत्तराखंड, और एक और है दिल्ली। इन तीनों की जो सीटें हैं राज्यसभा में वो 3-3 है। इसे कैसे याद रखें? तो देखिए एक आपने वाक्य खूब बार अपनी जो पहले दूसरी क्लास में राइटिंग जमाने के लिए लिखा करते थे ना, एक एक लाइन छोड़ के, और हमने तो भी वो सांटे से खूब ज़्यादा लिखा है। सांटे का मतलब वो जो एक क्या कहते हैं, पानी हुआ करती थी, उस पानी का एक, जिसको डोका कहते थे, एक लकड़ी सी होती थी उसका ऐसे, जिससे आजकल मुड्ढे बनते हैं ना, वो जो लकड़ी वाले मुड्ढे, उसको ऐसे छील के और राइटिंग सुधारने के लिए शाही में डुबो डुबो के लिखा करते थे उसको उस वक्त, और उससे राइटिंग सुधारने की कोशिश किया करते थे। और उसमें सर लाइन लिख के दिया करते थे कॉपी में, और वो लाइन भी वो ऐसे लिखते थे जिससे थोड़ा सा हमारा ज्ञान बढ़े। शुरू में तो वो लिखते थे राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, ऐसे वाक्य। और जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे की क्लास में बढ़ने लगते थे, दूसरी में तीसरी में, वैसे वैसे वो हमारी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए फिर वाक्य लिखते थे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, या फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये ऐसे लिख के देते थे, उससे हमारी राइटिंग भी सुधरती थी और हमारा जीके भी थोड़ा बढ़ जाता था, है ना। तो उसी में एक लाइन लिख के दिया करते थे वो कि हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, ये लिख के देते थे वो। हम उसको लिखते थे और रटते थे, ऐसे याद करते थे कि हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। तो उसको आप भी, मैं आपको उसी तरीके से वो लिखा देता हूं कि हिमालय उत्तर दिशा में, हिमालय उत्तर दिशा, ये याद रखेंगे तो आपके ये 3 सीटें याद रह जाएंगी। हिमालय से आपको हिमाचल प्रदेश याद रह जाएगा, उत्तर से आपको उत्तराखंड याद रह जाएगा, दिशा से आपको दिल्ली याद रह जाएगा। और ये 3-3 सीटें हैं तीनों की, 3 वाक्य हैं, 3-3 सीटें हैं। उत्तर से उत्तर प्रदेश तो आपको वैसे भी याद क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी तो 31 सीटें, 3 सीटें हो भी नहीं सकती इतने बड़े देश, इतने बड़े स्टेट की। तो हिमालय उत्तर दिशा से 3-3 सीटें आपको याद रह जाएंगी। ठीक है। अच्छा, आपको इस समय ऐसे लग रहा होगा कि आपने अगर उस मोटी से लिखा है, अगर शाही में डुबो डुबो के, इसका मतलब आप तो बड़े प्राचीन जमाने के हैं, ऐसे पुराने जमाने के हैं। तो समझ सकते हैं आप, अगर ऐसा समझ के आपको तसल्ली हो रही है, ऐसा समझ के आपको सुकून मिल रहा है, थोड़ा सा मन में ठंडक हो रही है, तो समझ सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमने तो लिखा है ऐसा, है ना। और आप में से भी अगर किसी ने लिखा है तो इतना ही मान लीजिए कि आप अपने आप को छोटा ना समझें।
आपकी उम्र थोड़ी सी ये समझिए कि बढ़ रही है, ठीक है ना। शायद हो सकता है कि कोई फीमेल कैटेगरी में तो शायद इस कैटेगरी में नहीं आ रही होंगी, वो तो इसलिए क्योंकि फीमेल तो अपने आप को ज़्यादा उम्र का समझती नहीं है ना। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेस जब लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ अक्सर क्लास में कि जब मताधिकार की बात आती है, लोकसभा पढ़ाता हूँ तब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात आती है कि सब लोगों को वोट देने का अधिकार जो कि 18 वर्ष के हो चुके हैं। और तब मैं ऐसे हाथ ऊपर करवाता हूँ कि हाथ ऊपर कीजिए किसने वोट दिया है। और यकीन मानिए कि एक सिंगल लड़की कभी हाथ ऊपर नहीं करती है, मेरा आज तक का अनुभव है, हाथ ऊपर ही नहीं करती हैं वो। शायद उनको ऐसा लगता होगा कि अभी मैं 18 की थोड़ा ना हुई हूँ, तो ऐसा लगता होगा, शायद हो सकता है। तो खैर, वैसे भी कहते हैं कि पुरुष से उसकी इनकम नहीं पूछी जानी चाहिए और महिला से उसकी आयु नहीं पूछी जानी चाहिए, तो ऐसी गुस्ताखी कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन खैर 3-3 सीटें आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की है। फिर 2-2 सीटें कहाँ की है नहीं, फिर 1-1 सीटें हैं सीधी। और 1-1 सीटें कहाँ कहाँ की है वो समझिए आप। तो देखिए 1-1 सीटें कहाँ कहाँ की, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो जब आप पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत कौन सा, बांग्लादेश के उधर वाला, उसमें केवल एक ही स्टेट आया है हमारे यहाँ पे अभी तक, ये असम। क्या आप जानते हो उधर वाले स्टेट के नाम कहाँ पे कौन कौन से हैं? ये भी एक गड़बड़ है। हम भारतीय लोगों के साथ ये गड़बड़ है कि हम ऐसे तो बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा लेंगे, भारत जिंदाबाद, हम बड़े देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं और भारत माता की जय ऐसे बोल के अपने राष्ट्रभक्ति का भाव निकालते हैं अंदर से। लेकिन जब आपसे पूछते हैं ना कि भारत में जम्मू कश्मीर कहाँ है, आप बता देंगे झट से ऊपर ऊपर है। केरल कहाँ है, नीचे नीचे, झट से बता देंगे। कर्नाटक पूछा, गोवा पूछा, छत्तीसगढ़ पूछा, झारखंड पूछा, उत्तराखंड पूछा, मध्य प्रदेश पूछा, सब बता देंगे आप। लेकिन जब आपसे पूछते हैं ना त्रिपुरा कहाँ है, तब आपके थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अच्छा, आप सबको पता है त्रिपुरा बांग्लादेश के उस साइड में है, लेकिन गड़बड़ ये है कि अब उस साइड में कौन से वाला ये नहीं पता है। अरुणाचल प्रदेश कौन सा है उधर, लेकिन ये नहीं पता कौन से वाला है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय सब पता आपको उस साइड में है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा ये नहीं पता है। ये बड़ा भेदभाव है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों को ये बड़ी शिकायत है हम भारत के समस्त लोगों से, इधर के लोगों से, कि हम लोग उन लोगों को भारत के लोग तक नहीं मानते हैं। दिल्ली में तो जो पूर्वोत्तर भारत के जो लोग तैयारी करने के लिए आते हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए आते हैं, उनको तो बड़ी शिकायत है ये कि वो हम भारत, शेष भारत के लोग हमें बड़ी अलग नज़र से देखते हैं कि ये तो चाइनीज़ हैं, ये तो नेपाली हैं। जबकि वो चाइनीज़ या नेपाली थोड़ा ना बेचारे, वो तो भारत के लोग हैं। लेकिन चूंकि वो अलग नस्ल के हैं, मंगोलियन नस्ल के हैं, चाइना में भी मंगोलियन नस्ल है, नेपाल में भी मंगोलियन नस्ल है, भूटान में भी मंगोलियन नस्ल है, जापान में भी मंगोलियन नस्ल है, या आपके हांगकांग वगैरह जितने, कोरिया वगैरह, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, वो भी मंगोलियन नस्ल के हैं। वो हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो लोग हैं वो सारे उसी नस्ल के लोग हैं। तो हमें ऐसा लगता है इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी हो, जो म्यांमार वगैरह के लोग हैं, सारे मंगोलियन नस्ल के हैं। तो हम उन्हें भारतीय स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे, तो ये उन लोगों को बड़ी शिकायत है ये। तो हमें इस बारे में समझना होगा कि हमें अगर भारत की पूरी तस्वीर अगर हम चाहते हैं तो हमें पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी तो हमारे लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि भारत की हिस्से, बांग्लादेश के इधर वाले साइड वाले हिस्से का जो भारत है, ठीक वैसे ही तो उधर वाला हिस्सा भी तो भारत का अभिन्न हिस्सा है। वो भी स्टेट आप याद कीजिए। तो देखिए, मैं आपको एक बात थोड़ा बता देता हूँ कि जब आप नेपाल की बात करते हैं, ये सिक्किम की बात करते हैं, भूटान की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह इधर बांग्लादेश में आ जाते हैं, तब आप कुछ, ये गर्दन मैंने पतली बना दी, जिसकी कोशिश में है चाइना, लेकिन देखना ये लगभग ऐसा सा है। देखिए, शायद आप थोड़ा पहचान पा रहे होंगे, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये सिक्किम है, या जानते हैं ये बांग्लादेश, ये तो आप जानते हैं, इसके बारे में तो कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। मैं वापस मिटा रहा हूँ इसको, तो ये तो आप जानते हैं। चलिए, अब देखिए, अब जब आप ये इतना जानते हैं तो आप ये समझिए कि यहां पर ये जो स्टेट है
यहां से आगे बढ़कर इस तरीके से यहां तक फैला हुआ, ये तो है असम। ये तो है असम। असम तो आ चुका है, ठीक है ना। फिर ये जो स्टेट है इतना, ये है अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, ये तो आप जानते हैं। खैर इतने भी कमजोर नहीं हैं आप। ये है आपके नागालैंड। फिर और नीचे चले हम तो ये है आपके, ये है आपके मणिपुर। फिर ये है आपके मिजोरम। ये है त्रिपुरा। और जो बीच में ना बांग्लादेश और असम के बीच में ये है मेघालय। इस तरीके से 7 सिस्टर्स कहते हैं इनको हम मिला के, असम सहित। तो असम तो पहले आ चुका। अब अरुणाचल प्रदेश से याद कीजिए, कैसे याद करेंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। इस तरीके से याद कर लीजिए आप। तो देखिए इन स्टेट्स के नाम, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की एक सीटें हैं, देखिए इनकी। तो मैं आपको बता देता हूं किस किस की कितनी कितनी सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे कौन सा है बोलिए, याद करिए। आप में से अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है। नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के साइड में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर वो है मेघालय। तो 6 राज्य हुए कि नहीं हुए बताइए पहले तो। ये 7 सिस्टर्स में से असम तो पहले आ गया, तो 6 बचे। ये 1 2 3 4 5 और 6 राज्य तो ये। फिर आप इसमें ले लीजिए सिक्किम को, सिक्किम की भी एक सीट है। फिर आप इसमें ले लीजिए गोवा को, उसकी भी एक सीट है। तो 6 और 2 8, और एक ले लीजिए आप पांडिचेरी को, जिसको आजकल नाम पुदुचेरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 9 राज्य हैं जिनकी एक एक सीटें हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से ये 9 राज्य हो गए। ये आपके पूरे राज्यों की सीटें हैं राज्यसभा में, इस तरीके से। तो आप याद बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार कोशिश करता हूं इन सब चीजों को याद दिलाने की, याद कराने की। बताइए आप, बोलिए सबसे ऊपर पहले संख्या बोलिए केवल आप, 31। उसके नीचे बोलिए 19। मैं जो बोल रहा हूं ना आपके बोलने के बाद बोल रहा हूं, तो इसलिए मेरे बोलने से पहले बोलना है आपको। तो सबसे पहले 31, फिर 19, फिर 18, फिर 16 के बाद में 12, जो मैंने कहा था आप भूलेंगे। 12 के बाद में 11, 11 के बाद में, सॉरी 11 नहीं है बल्कि 11 है। फिर 10 के बाद में 9 के बाद में 7 के बाद में 6 के बाद में 5 के बाद में 4 के बाद में 3 और 3 के बाद में 1। तो 31, 19, 18, 16, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3 और 1। बस ये तो हो गए आंकड़े। अब देखिए स्टेट के साथ बोलिए आप। सबसे पहले ऊपर 31 पे उत्तर प्रदेश, 31 के बाद में बड़ा गैप 19 पे महाराष्ट्र, 19 के बाद में 18 पे तमिलनाडु, 18 के बाद में 16, कितने राज्य? 2 राज्य। पहला बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल। बिहार बंगाल पास है, याद रख लीजिए आप। 16 बिहार बंगाल। 16 के बाद में 12 पे कर्नाटक, 12 के बाद में 11 पे कितने स्टेट? 3 स्टेट। पहला याद रख लीजिए आगम, आ से आंध्र प्रदेश, ग से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश। 11 के बाद में 10 पे राजस्थान है, आप जानते हैं 2 स्टेट हो गए, राजस्थान के साथ उड़ीसा है। 10 के बाद में 9 से नर्स वाला कौन? केरल। 9 के बाद में 7 से सरदार मतलब पंजाब मतलब मनमोहन सिंह, 7 में पंजाब के साथ असम के साथ तेलंगाना। बस 3 स्टेट हो गए। 7 पे 3 है, पहला पंजाब, दूसरा असम, तीसरा तेलंगाना। 7 के बाद में 6 से छक्के किसके? धोनी के। धोनी कहाँ का? झारखंड के। तो 6 सीटें कहाँ की हो गई? झारखंड की।
6 के बाद में 5-5 सीटें, 2 स्टेट हैं यहाँ पे, 5-5 में आपको पंचायतें याद आएंगी, पंचायत हरियाणा के साथ छत्तीसगढ़, तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ 5-5 सीटें। 4 सीटें आपको जम्मू कश्मीर की याद रखनी है। 3-3 सीटें 3 स्टेट की है। 3 स्टेट कौन कौन से हैं, तो 3-3 वाले में हिमालय उत्तर दिशा, हिमालय से हिमाचल प्रदेश, उत्तर से उत्तराखंड और दिशा से दिल्ली। फिर 3-3 के बाद में 1-1 सीटें, 9 राज्य हैं। 7 सिस्टर्स में से असम को छोड़ के 6 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, आपके मिजोरम, फिर आपके त्रिपुरा, मेघालय, 6 राज्य तो ये, फिर सिक्किम और गोवा, और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। 9 ये हो गए। बस राज्यसभा की सीटें इस तरीके से याद करनी है आपको कि आराम से याद हो जाएगी आपकी, कोई समस्या नहीं मेरे ख्याल से। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, सारी याद हो जाएंगे। चलिए इसके आगे बढ़े। राज्यसभा की सीटें याद करने के बाद देखिए इसका चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन चूंकि इसका होता है अप्रत्यक्ष, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब हम डायरेक्ट वोटिंग जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा उनको चुना जाता है, कुछ खास लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो कौन चुनते हैं वो समझिए आप। और निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन वोटिंग करता है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य में भी आप समझना इस बात को, जैसे मान लीजिए यूपी के सदस्य कितने, 31, इन 31 सदस्यों को कौन चुनेगा, तो यूपी की विधानसभा के सदस्य, इन 31 को यूपी की विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। जैसे राजस्थान के 10 सदस्य हैं, इन 10 सदस्यों को कौन चुनेगा, तो राजस्थान की विधानसभा के सदस्य। इसमें किसी और का मतलब नहीं है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की कितनी सीटें, 18 सीटें, इन 18 सदस्यों को कौन चुनेगा, तो तमिलनाडु की विधानसभा की सीटें सदस्य चुनेंगे। तो जिस राज्य को जितनी सदस्य संख्या आवंटित की गई है उतने उन सदस्यों को उसी राज्य की विधानसभा के सदस्य चुन देते हैं, निर्वाचित सदस्य चुन देते हैं, उसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तभी तो क्या हुआ, राज्यों का प्रतिनिधित्व हुआ, क्योंकि हमारे राजस्थान से जाने वाले 10 सदस्यों को राजस्थान की विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, तो वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राज्यों का सदन है वो, राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, समझना इस बात को। तो ये ध्यान रखें, जिस स्टेट की जितनी सीटें उन सीटों को उसी स्टेट के विधानसभा के सदस्य चुन देते हैं। समझ पा रहे हैं आप। इस तरीके से ये निर्वाचक मंडल है। अब देखिए चुनाव कैसे होता है ये समझिए आप। निर्वाचन, निर्वाचन की जब आप बात करते हैं तो निर्वाचन में 2-3 चीजें आपको समझनी है। पहली बात तो ये कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली 2 प्रकार की होती है, एक एकल संक्रमण मत प्रणाली, एक सूची प्रणाली। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व में भी कौन सी प्रणाली, सूची प्रणाली से नहीं होता बल्कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो सिंगल वोट विच इज ट्रांसफरेबल, मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बताई थी बात। तो एकल संक्रमण मत प्रणाली की हमने वहां बात कर ली थी, राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे होता है। तो एकल संक्रमण मत प्रणाली से चुनाव होता है। ध्यान रखें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, एकल संक्रमण मत प्रणाली। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव इस सिस्टम से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। समझ पा रहे हैं आप। लेकिन 2003 में एक बात ध्यान रखें, एक चेंज किया गया। 2003 में 2 परिवर्तन किए गए। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को लेकर 2 बातें और शामिल की गई। और ये परिवर्तन संविधान में नहीं किए गए, बल्कि राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव करने के लिए संसद ने एक कानून बना दिया था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952, या लोक प्रतिनिधित्व कह दीजिए ये, चाहे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कह दीजिए, एक ही बात है। 1951 और एक अधिनियम है 1952 का। तो ये चुनाव संबंधी मसला है। 1952 के जो चुनाव, उसमें एक्ट में संशोधन करके, और 2003 में 2 संशोधन किए राज्यसभा के चुनाव को लेकर।
और क्या बदलाव किया? पहला बदलाव तो ये किया कि 2003 से पहले राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होते थे। किसी को पता नहीं चलता था किसने किसको वोट दिया है, और किसने किसको वोट दिया चूंकि पता नहीं चलता था, तो क्या होता था कि चूंकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधानसभा के सदस्य तो वोटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो जाती थी। किसी दूसरे दल को वोट दे देता कोई सदस्य पैसे लेके। जैसे मान लीजिए कांग्रेस के किसी सदस्य ने बीजेपी से पैसे लिए और बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दिया, पता ही नहीं चला किसने किसको वोट दे दिया। अब इससे क्या होता? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, और जब भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तो इससे क्या होगा? इससे क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ती हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, और यहां से चीजें ठीक नहीं होती हैं। फिर तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को खत्म करने के लिए खुली मतदान प्रणाली अपना ली गई है। खुला मतदान मतलब वोट देते समय अब दिखाना पड़ेगा, वहां जो उस पार्टी का जो बैठा है एजेंट, उसको वोट अपना दिखाना पड़ेगा कि मैंने वोट किसको दिया है। दूसरे दल को दे तो सकता है, लेकिन वो दिखाना पड़ेगा कि मैंने किसको दिया है। अब अगर कोई किसी दूसरे दल को देगा तो इससे पता चल जाएगा कि किसने दिया है, और जब पता चल जाएगा कोई भी व्यक्ति क्यों देगा, फिर तो क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं खत्म हो जाती है इससे। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से नहीं होते आजकल, 2003 के बाद से खुले मतदान प्रणाली से होते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखें। और इसमें दूसरा और एक जो चेंज किया गया वो ये किया गया कि 2003 से पहले ये था कि राज्यसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति का उसी राज्य का मतदाता होना जरूरी था। जैसे राजस्थान से कौन चुन के जाएगा राज्यसभा में 10 सदस्य, तो उन 10 सदस्यों का राजस्थान का ही निवासी होना जरूरी था, राजस्थान का ही वोटर होना जरूरी था। मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का वोटर होना जरूरी था। लेकिन 2003 में ये चेंज किया गया और ये जो बाध्यता थी इसको समाप्त कर दिया गया कि अब कोई कहीं से भी किसी भी दूसरे राज्य का निवासी है वो भी किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुन के जा सकता है। इसीलिए तो 2004 से जो 2014 तक मनमोहन सिंह रहे प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा में असम से राज्यपाल रहे थे, राज्यसभा के सदस्य रहे थे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से जैसे आजकल मनमोहन सिंह राजस्थान से हैं राज्यसभा में सदस्य, ठीक है, तो इस तरीके से ये उसी राज्य का निवासी होने की, जो उसी राज्य का मतदाता होने की जो बाध्यता थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समझ पा रहे? ये 2003 में 2 चेंज किए गए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में। तो ये राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव है, प्रत्यक्ष नहीं होते बल्कि अप्रत्यक्ष होते हैं। चलिए, निर्वाचन के बाद में एक बात कर लीजिए आप मनोनयन की, क्योंकि सदस्य मनोनयन भी होता है, मनोनीत सदस्य भी होते हैं। और मनोनीत सदस्य में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? आप जानते हैं 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और ये 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं राज्यसभा में? यहां तक आते आते हो सकता है आपकी थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, बीच में क्लास को पॉज करके रेस्ट कर लीजिए, चाय पानी पी लीजिए, और जैसे ही थोड़ा सा वापस दिमाग फ्रेश हो वापस क्लास को शुरू कीजिए, वापस क्लास को देखिए, क्योंकि थोड़ी सी क्लास लंबी होती जा रही है। क्योंकि राज्यसभा हम पूरी पढ़ेंगे इस क्लास में, तो पूरी पढ़ेंगे तब तक तो आपकी दिमाग अधही हो जाएगा, तो आपकी सारी चीज़ें आराम से पूरी तरीके से समझ में आए। तो ऑनलाइन में तो ये भी तो एक लाभ रहता है कि आराम से जब आपका मूड हो, जब आप मस्त हो एकदम, जब आप एकदम अच्छे तरीके से एकदम तबीयत से क्लास लेने की स्थिति में हो, केवल तब ले, क्या दिक्कत है। तो देखिए, मनोनयन में 12 सदस्य मनोनीत करता है, और मनोनीत करता कौन है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और मनोनयन का ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 80 में ही। और राष्ट्रपति मनोनीत करेगा ऐसे 12 सदस्यों को जिन्होंने 4 में से किसी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य किया है। और 4 क्षेत्र कौन कौन से? साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा। इन चारों में से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एक क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो तो वो ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत कर देता है। ध्यान रखना, खेल नहीं है इसमें। कई लोग कहते हैं फिर सचिन तेंदुलकर कैसे आए होंगे इसमें? सचिन तेंदुलकर आए थे ना, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे, तो खेल भी तो है। खेल इसमें नहीं है, ध्यान रखिए, 4 क्षेत्र हैं केवल। सचिन तेंदुलकर को कला के क्षेत्र में या फिर
ये समझ लीजिए, ये मान के कि भाई वो कलात्मक शॉट खेलते हैं, ये मान लीजिए कला के क्षेत्र मान लीजिए। बाकी वो वास्तव में थे वो समाज सेवा के क्षेत्र में थे, कि समाज सेवा के क्षेत्र में वो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे, ठीक है ना, कला के क्षेत्र में नहीं थे, ध्यान रखें। चलिए आगे देखें, मनोनयन के बाद में हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, और कार्यकाल को लेकर आपके कई प्रकार की गफलत है, उन गफलतों को दूर कर लीजिए। अनुच्छेद 83 राज्यसभा के कार्यकाल का जिक्र किया गया, लोकसभा के कार्यकाल का भी जिक्र किया गया। आपको प्रश्न पूछा राज्यसभा का कार्यकाल होता है, ए में ऑप्शन दिया 6 वर्ष, आपने बिल्कुल बगैर कुछ देखे उसको उत्तर किया, 6 वर्ष का उत्तर किया, गोला भरा एक का, और एकदम मस्त हो गए, खुश हो गए कि अरे ये तो कितना सरल प्रश्न पूछा है मेरा, एकदम ओके सही है। एग्जाम देके सेंटर से बाहर आए, अपने दोस्त से कहा कि देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा मेरा, तो सही है। आपके दोस्त ने आपके पूरा पेपर देखा, इस प्रश्न पे आपके कहा कि आपने इसको 6 वर्ष किया, तो अच्छा ही तो होता है। जब आपको उसने कहा कि डी में देखिए, डी में क्या लिखा है, और डी में लिखा है स्थायी का, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, तब आप माथा पीटेंगे अपना। और ये जो अरे अरे इस तरीके से 5-4 बार आप अरे अरे करेंगे ना, उतने में आप उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ऐसे होता है एग्जाम देते समय, तो ऐसा लगता है मेरा नंबर आ जाएगा। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने में अगले 2-3 दिन में आप उन प्रश्नों को जिन प्रश्नों को आपने सही समझ रखा है और वो प्रश्न आपके गलत होते हैं, आपका दोस्त आपको जब बताते हैं, आपको लगता है अरे ये भी गलत हो गया, अरे ये भी गलत हो गया। 5-7 बार ये अरे अरे निकला और खेल खत्म। तो आप ये अरे नहीं निकले, इसके लिए ध्यान रखें, चारों ऑप्शंस को बहुत ढंग से पढ़ना है आपको। पहली ही पंक्ति आर्टिकल 83 की कहती है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है। ये पूछे ना राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्यों के कार्यकाल के लिए हालांकि आर्टिकल 83 में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसमें कहा गया है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। हालांकि संविधान में नहीं कहा गया एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल हो गया, नहीं कहा गया। संविधान में तो कहा गया कि प्रति 2 वर्ष से लगभग 1/3 सदस्य वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे और उसके स्थान पर उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। तो लगभग 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उतने सदस्य नहीं चुन लिए जाते हैं। तो अब आप में से कई लोगों की गड़बड़ हो गई मामला। अब आप में से कईयों को लग रहा है कि जब 6 साल के लिए कोई सदस्य चुना जाता है, चुना गया, हर 2 साल से 1/3 सदस्य गए, तो जो 1/3 सदस्य गए पहले 2 साल में, वो तो 2 साल का कार्यकाल हुआ। फिर 2 साल से 1/3 उनका 4 साल का कार्यकाल हुआ। फिर वो 1/3 तो बचे जिनका 6 साल का कार्यकाल रहा। आपको एक गड़बड़ हो रही है ऐसे, मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझना। आप सभी लोगों ने ग्रेजुएशन तो की है ना, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। किसी ने BA की है, किसी ने BSc की है, आपने की है ना ऐसे। और कितने साल की होती है मैं समझा देता हूँ आपको, देखिए किस तरीके से कैसे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी। आप जानते हैं ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये फाइनल ईयर। ये भी 1 साल की, ये भी 1 साल की, ये भी 1 साल की, ऐसा ही तो है। अच्छा, किसी कॉलेज में जब जो कॉलेज PG नहीं है, MA MSc नहीं है, केवल ग्रेजुएशन की है, उसमें 3 साल है, तो उसमें कितने % स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होते हैं, उसके 1/3 सदस्य, 1/3 स्टूडेंट, और 1/3 स्टूडेंट सेकेंड ईयर में होते हैं और 1/3 स्टूडेंट फाइनल में होते हैं। इतना ऐसा ही तो होता है, ठीक है। अब जब एग्जाम लगती है, हर साल एग्जाम लगने के जस्ट बाद में क्या कॉलेज के सारे स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं कॉलेज के? ऐसा नहीं है। हर साल एग्जाम लगने के बाद ये 1/3 स्टूडेंट कॉलेज के बाहर पास आउट। ये स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट नहीं होते, बल्कि कहां चले जाते हैं, फाइनल में। और ये 1/3 स्टूडेंट कहां चले जाते हैं, सेकेंड ईयर में। और यहां ये स्थान खाली हो गया, तो यहां नए स्टूडेंट आ जाएंगे, कितने,
1/3 स्टूडेंट नए आ जाएंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था वो कॉलेज में कितने साल रहा? 3 साल रहा। फर्स्ट ईयर में 1 साल, सेकेंड ईयर में 1 साल, फाइनल में 1 साल। हर एक स्टूडेंट कितना समय बिता रहा है कॉलेज में? 3 साल। और हर साल 1/3 सदस्य बाहर जा रहा कि नहीं जा रहा? हर साल 1/3 सदस्य जा रहे हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट आया वो 3 साल रहा कि नहीं रहा? अब समझना हमारी राज्यसभा को। हमारी राज्यसभा भी हमारी ठीक उसी कॉलेज की तरह है। फर्क यह है कि हमारी राज्यसभा की फर्स्ट ईयर भी 2 साल की है, सेकेंड ईयर भी 2 साल की है और फाइनल भी 2 साल की है। जो एक बार हमारी इस राज्यसभा की कॉलेज में आया वो पूरे 6 साल रहेगा, लेकिन हर 2 साल से 1/3 सदस्य बाहर चले जाएंगे। आप अब उस कॉलेज के आधार पर उस राज्यसभा को समझना, आप एकदम एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आपकी बात? अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में जब 1952 में चुनाव हुए थे तब क्या हुआ होगा? तब देखिए राज्यसभा के सारे सदस्यों के चुनाव एक साथ हुए, और सब सदस्यों के चुनाव जब एक साथ हुए तो एक साथ उन सबको चुन लिया गया। लेकिन आर्टिकल 83 तो कहता है कि प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे। तो 2 वर्ष में 1954 आया, 1956, 1958, 1960, 1962। तो 1954 आया तो यहां तो सारे सदस्य चुन लिए। 1954 आया तो यहाँ राज्यसभा के सभी सदस्य बैठे हैं राज्यसभा में, जाके उनको कहा कि देखो हमारे संविधान में कहा है कि हर 2 साल से 1/3 सदस्य जाएंगे। तो मतलब ये कि आप में से 1/3 सदस्यों को भेजना पड़ेगा। अब कौन जाएंगे? आप सबके नाम इस बॉक्स में है, इसमें से पर्ची निकालेंगे, हम लॉटरी सिस्टम से निकालेंगे, और जिसका नाम आएगा वो बगैर किसी प्रकार के चूं चपड़ किए हुए यहाँ से उठ के चला जाएगा। उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। किसका नाम निकलेगा किसी को पता नहीं है। तो 1954 में 1/3 सदस्य उनको क्या किया गया? लॉटरी सिस्टम से बाहर निकाला गया। तो वो जो 1/3 दुर्भाग्यशाली लोग जिनका उस लॉटरी में नाम आया, कितने साल का कार्यकाल रहा उनका? 2 साल का कार्यकाल रहा कि नहीं रहा? 2 साल का कार्यकाल रहा, समझ रहे हैं? और 1954 में उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए। जो बाहर गए वो दोबारा चुनाव लड़ सकते थे, कोई समस्या ही नहीं है। राज्यसभा में कोई भी सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, कोई समस्या नहीं है। चलिए यहां नए सदस्य चुन लिए गए। फिर 1956 में वापस यही दिक्कत आई। जो 1954 में चुने गए थे उनको तो वापस नहीं बिठाया है, क्योंकि वो तो नए सदस्य थे। जो 1952 में चुने गए थे ना, जो शेष बचे थे, उनको बिठाया। अब कहा कि देखिए आपको याद होगा 2 साल पहले 1954 में हमने 1/3 को बाहर निकाला था। अब जो है 1/3 को वापस निकालेंगे। अब 1/3 का मतलब अब जो बैठे हैं उनमें से आधे रहेंगे ना, फिर वापस 1/3 को वापस निकालना पड़ता है हमें। तो अब ठीक उसी तरीके से हम तो निकालेंगे। लॉटरी सिस्टम से जिसका नाम आ जाएगा वो बाहर चला जाएगा। फिर से लॉटरी सिस्टम से जिनका नाम आया तो वो वापस कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। और वो दुर्भाग्यशाली, बल्कि उनसे कम दुर्भाग्यशाली लोग, और वो लोग उनका कार्यकाल कितना रहा? यहां पर 4 साल रहा, वो बाहर निकले। और यहां पे उतनी संख्या में नए सदस्य चुन लिए गए। अब यहां चुने हुए सदस्य कितने बचे? वो 1/3 और बाकी बचे, उनका कार्यकाल 6 साल हो ही गया। ये सौभाग्यशाली लोग जिनका लॉटरी में नाम नहीं आया, समझ रहे हैं आप? तो वो यहां पे चले गए, उनका तो 6 साल का कार्यकाल हो ही गया था। अब जो यहां चुने गए थे नए, इनका कार्यकाल 6 साल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इनका कार्यकाल 1960 में पूरा हुआ। 1954 में चुने गए, 1960 तक अपने आप ही हो गया उनका, तो फिर लॉटरी की जरूरत ही नहीं ना, तो रोटेशन आ गया। फिर तो 1956 वाले 1962 में हो गए, 1958 में यहाँ नए चुने गए, 1964 में हो गए। तो लॉटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ी, फिर रोटेशन में आ गया सारा काम। समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से तो शुरुआत में ऐसा हुआ था 1954 में और 1956 में 2 बार लॉटरी सिस्टम से ऐसा करना पड़ा। 1/3 सदस्यों को बाहर भेजना पड़ा, उनके स्थान पर नए सदस्य चुन के आए। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्य दोबारा कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी बार सदस्य बन सकते हैं? कोई सदस्य अपना इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकता है, त्याग सकता है। इस्तीफा देगा सभापति को। किसी सदस्य का पद रिक्त हुआ, स्थान रिक्त हुआ, किसी भी वजह से, मृत्यु से, त्यागपत्र से, कैसे भी करके, तो उस सदस्य की
उस सीट पर दोबारा चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होगा। उस पद रिक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर अंदर नए चुनाव होंगे और जो नया सदस्य इस तरीके से चुन के आया वो शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा। शेष कार्यकाल है, पूरे 6 साल के लिए नहीं रहेगा, शेष कार्यकाल के लिए, ये भी ध्यान रखें। तो ये कार्यकाल की सारी बातें हैं आर्टिकल 83 में, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कार्यकाल के बाद देखिए आप शपथ की बात कीजिए। और शपथ का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 99 में। और आर्टिकल 99 में शपथ केवल राज्यसभा के सदस्यों की नहीं दी गई है, बल्कि लोकसभा के सदस्यों की भी दी गई है। बल्कि यहां तो लोकसभा और राज्यसभा शब्द का ही प्रयोग नहीं है। आर्टिकल 99 में तो कहा गया है संसद के सदस्य, और संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं, कि संसद के सदस्य किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। आर्टिकल 99 में क्या कहता है वो बता रहा हूं आपको। पहले कहा गया कि या तो करेंगे राष्ट्रपति के सामने राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, और या फिर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे व्यक्ति के समक्ष जिसे राष्ट्रपति ने निर्धारित किया हो इस काम के लिए। और राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए किसे निर्धारित कर देता है? राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए निर्धारित कर दिया एक्चुअल में राज्यसभा के सभापति को, मतलब उपराष्ट्रपति को। तो राज्यसभा के सदस्य एक्चुअल में व्यवहारिक स्थिति यह है, आर्टिकल 99 में तो कहा गया राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है कि उसके द्वारा चूंकि सभापति को इसके लिए निर्धारित कर दिया गया, तो राज्यसभा के सदस्य सभापति के समक्ष, राज्यसभा के सभापति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर देखिए आप बात कर लीजिए आगे पदाधिकारी की। राज्यसभा के पदाधिकारी, और पदाधिकारी आर्टिकल 89 से आर्टिकल 92, 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 89 से आर्टिकल 92 में राज्यसभा के पदाधिकारियों का जिक्र किया गया और कहा गया कि राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। 2 पदाधिकारी हैं। सभापति के बारे में देखिए, एक तो अनुच्छेद 64 है और एक अनुच्छेद 89। दोनों ही एक बात कहते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब वो उसका सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन जब तक वो राज्यसभा उपराष्ट्रपति पद पर रहता है तब तक वो राज्यसभा का सभापतित्व करता है। समझ रहे हैं आप? तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखना। कौन से सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा है ये। तो देखिए इसका चुनाव कैसे होता है, पहले तो ये देख लीजिए। सभापति का चुनाव कैसे होगा? सभापति को एक्चुअल में होता तो वो राज्यसभा का सभापति है, लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति है तो इसलिए उसको लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। जबकि लोकसभा देश को केवल लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है। और सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित भी हो गए और मनोनीत भी हो गए। इसका मतलब कितना हुआ? लोकसभा के सदस्य कितने हैं वर्तमान में? 543, और राज्यसभा के 245, तो 788 सदस्य। ठीक है, इस तरीके से सभी सदस्य निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। कौन से सिस्टम से चुनते हैं? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इसका चुनाव करते हैं वो। चलिए, कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल होता है, ध्यान रखना, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। ये खास बात ध्यान रखनी है आपको। जब भी राज्यसभा के सभापति की बात आए, उपराष्ट्रपति की बात आए, विशेष चौकस रहना आपको, क्योंकि उसके ऊपर शर्तें थोड़ी अलग तरीके की है। राज्यसभा के सदस्य की शर्तें राज्यसभा के सभापति पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, ध्यान रखें आप।
इससे पहले भी वो अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है। और राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को नहीं देता है, बल्कि राष्ट्रपति को संबोधित करता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो यहां भी ध्यान रखें। इस समय से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है, और उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पहले कहां आता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में यदि ये प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित हो गए, पूर्ण बहुमत चाहिए, तो ये प्रस्ताव जाता है कहां पर? लोकसभा में। और लोकसभा ने यदि इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर दिया, लोकसभा में केवल साधारण बहुमत से चाहिए प्रस्ताव, तो इस आधार पर उपराष्ट्रपति पद से हट जाता है, सभापति पद से हट जाता है। समझ पा रहे हैं आप? सभापति का काम क्या है? सभापति क्या करता है? सदन में सदस्य क्या करता है? सदन का संचालन करता है। देखिए सभापति के काम क्या क्या है। सभापति का पहला काम है कि सदन की अध्यक्षता करता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है कि अब कौन सा सदस्य बोलेगा, सदन में अनुशासन बनाए रखता है, सदन के नियमों की व्याख्या करता है, सदन के जितने भी नियम हैं उन नियमों की व्याख्या करने का काम राज्यसभा का सभापति ही करेगा। लोकसभा के नियमों की व्याख्या करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करेगा। फिर इसके अलावा सदन में गणपूर्ति को सुनिश्चित करता है कि गणपूर्ति है कि नहीं है। फिर इसके अलावा सदन को स्थगित करने का काम भी सभापति करता है, राज्यसभा को स्थगित करने का काम। फिर इसके अलावा और क्या करता है वो काम? इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों की दल बदल संबंधी अयोग्यता, दल बदल संबंधी अयोग्यता के विवाद का निर्णय करता है। यह आपके आगे समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी बात। और फिर बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण काम कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति यदि नहीं है तो इसके अनुपस्थिति में, क्योंकि ये क्या है? उपराष्ट्रपति है ये सभापति, तो उसके अनुपस्थिति में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। आर्टिकल 65 कहता है ये बात, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब उसे राष्ट्रपति पद के सारे परिलाभ मिलेंगे, ठीक है? और तब वो राज्यसभा के सभापति तो नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में राज्यसभा का सभापतित्व राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ये आपके राज्यसभा का सभापति है। चलिए उपसभापति की बात कर लीजिए। उपसभापति क्या होता है? उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये ध्यान रखना आप, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखें, ये सदस्य होता है। फिर राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुन लेते हैं, मतलब उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। फिर राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना है? तो सदस्य का कार्यकाल 6 साल है, सभापति का कार्यकाल 5 साल है। तो इसका कार्यकाल आपको लग रहा है कि 6 साल होता है, लेकिन 6 साल नहीं होता है। कोई सदस्य 2010 में मान लीजिए राज्यसभा का सदस्य बना, वो 2016 तक रहेगा, 12, 14, 16 तक रहेगा ना सदस्य के रूप में। लेकिन जब सदस्य बना उसी वक्त उपसभापति बन गया, जरूरी थोड़ा ना है। मान लीजिए उपसभापति के चुनाव 12 में हुए, उससे पहले तक उपसभापति पहले से था, और 10 में सदस्य बना, वो 12 में उपसभापति बना, तो उपसभापति तो वो 4 साल ही रहेगा ना। यदि वो 12 में नहीं 14 में बना तो उपसभापति 2 साल रहेगा। लेकिन 12 में सदस्य बना और 12 में उपसभापति बन गया तो 6 साल रह जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है सभापति उपसभापति वो 6 साल रहेगा। मतलब जब तक वो राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा तब तक वो उपसभापति रहता है, ठीक है। चलिए, वो अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, पद छोड़ सकता है इससे पहले। इसके अलावा उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है उस 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर लाए गए प्रस्ताव को यदि राज्यसभा अपने पूर्ण बहुमत से पारित कर दे
तो उपसभापति पद से हट जाएगा। ठीक है, ये काम क्या करता है? काम केवल एक ही है कि सभापति की अनुपस्थिति या पद रिक्ति की स्थिति में वो सदन की अध्यक्षता करता है, बस इतना काम है। देखिए आगे एक बात बहुत महत्वपूर्ण कि सभापति और उपसभापति दोनों की ही अनुपस्थिति की दशा में सभापति और उपसभापति इन दोनों की ही यदि दोनों अनुपस्थित हैं, अनुपस्थिति की दशा, दो दशाएं हो सकती हैं कि या तो है दोनों अनुपस्थित और या फिर एक स्थिति ये हो सकती है कि दोनों का ही पद रिक्त है, पद रिक्ति की दशा कि दोनों पोस्ट ही खाली है, दोनों ने त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो गई या किसी वजह से दोनों पोस्ट खाली है, तो फिर सदन की अध्यक्षता, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? दोनों दशाएं अलग अलग है, ध्यान रखना आप। यदि अनुपस्थित है, समझना इस बात को, यदि अनुपस्थित है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्षों की एक सूची होती है, जो राज्यसभा द्वारा पहले से ही निर्वाचन उनका कर लिया जाता है। तो उपाध्यक्षों की सूची होती है जिसमें क्रमांक से नाम लिखे होते हैं, उनको राज्यसभा पहले ही चुन लेती है। ऐसे इस तरीके से पहले से ही नाम होते हैं उनमें। राज्यसभा अपने ही जो सदस्य बने उनमें से उपाध्यक्षों की सूची में नाम लिख लेती है, वो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, से उनका नाम चयन कर लेती है। और इन उपाध्यक्षों की सूची में जिसका नाम पहले नंबर पर लिखा है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, जो भी है, तो जब दोनों नहीं होंगे तो ये ए अध्यक्षता करेगा, ए भी नहीं आया तो बी अध्यक्षता करेगा, बी भी नहीं है तो सी करेगा, लेकिन जब ए है तो फिर बी नहीं करेगा, अगर बी है तो ए नहीं है तो बी कर लेगा। मतलब क्रम से करेंगे, इनमें जो आया उपस्थित है, वो जो पहले है और वो उपस्थित है तो वो करेगा। अगर मान लीजिए ए नहीं है तो बी है उपस्थित, तो बी ही करेगा, सी नहीं कर सकता। ऊपर तो ये दोनों नहीं है, सी है तो फिर सी ही करेगा, डी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? उपाध्यक्षों की सूची में जो नाम दिए गए हैं और उस सूची में जो नाम दिए गए वो अध्यक्षता करते हैं उसकी, ये समझिए आप। लेकिन मान लीजिए दोनों का पोस्ट खाली है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की पोस्ट खाली है, तो ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो फिर लोकसभा की राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा इस हेतु निर्धारित व्यक्ति वो सदन की अध्यक्षता करता है। ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, खास बात कि यदि सभापति, ये लोकसभा में भी ऐसा ही है, लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि दोनों अनुपस्थित है तो इस उपाध्यक्षों की सूची में से क्रम से अध्यक्षता करेंगे, और यदि दोनों पद खाली हैं, पद रिक्त हैं, तो फिर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति करता है। लोकसभा में भी ऐसा ही, राज्यसभा में भी ऐसा ही। तो ये थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अंतिम बात आपकी राज्यसभा में एक बात और बची है बस, उसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं अपन। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन चूंकि राज्यसभा को पूरा करके ही छोड़े, फिर हम बीच में क्यों छोड़े। राज्यसभा में केवल और केवल एक बात बची है, और वो एक बात क्या बची है? वो एक बात बची है राज्यसभा की अनन्य शक्तियां। कभी कभी पूछ लिया जाता है राज्यसभा की अनन्य शक्तियां। अनन्य शक्ति मतलब ऐसी शक्ति जो लोकसभा के पास नहीं है, वो राज्यसभा की अनन्य शक्तियां। और वो अनन्य शक्तियों में दो शक्तियां खास तौर से हैं जो आपने पहले भी शायद पढ़ी हैंगी, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। ये दो आर्टिकल्स आपको विशेष तौर पे राज्यसभा के साथ याद रखने हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो ये जानते हैं पहले से कि आर्टिकल 249 और 312 दो पावर है राज्यसभा की अनन्य शक्तियां, वो भी इसे थोड़ा सा ठीक से नहीं जानते हैं। ठीक से समझ लेना आप में से ज्यादातर विद्यार्थियों को लगता है कि राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत, अच्छा मैं आपको बता देता हूं, देखिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय जो जितने हैं उन पर कानून संसद बनाती है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल बनाते हैं, और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। ऐसा ही तो है।
लेकिन आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति वो केंद्र के पास आ जाती है और ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। आप में से ज्यादातर लोगों की गफलत जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा कानून बना देती है अपने 2/3 बहुमत से, ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका सेंस ये है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित कर दे तो इस आधार पर राज्य सूची का कोई विषय, राज्य सूची का कोई भी विषय, जिस विषय को इस प्रस्ताव के तहत वो पारित किया गया, वो विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाता है। जिस विषय को इस प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया है राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से, वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो गया। और जब वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो गया विषय, अब उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है? संसद को प्राप्त हो जाती है। मतलब कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अकेली राज्यसभा कभी कानून नहीं बना सकती, ध्यान रखिए बात। कोई सा भी सदन अकेला कभी कानून नहीं बना सकता। ये दोनों सदन है ही तो फिर दोनों सदन ही बनाएंगे। राज्यसभा तो उसे पहले इनिशिएटिव लेकर उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित जब तक नहीं करेगी तब तक संसद कानून नहीं बना सकती राज्य सूची के उस विषय पर। संसद का मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों कानून जब बनाएगी तब राज्यसभा ऐसा करेगी। और संसद ऐसा कानून कितने समय के लिए बना सकती है? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के समय तक के लिए वो कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 249 है। ये ध्यान रखें आप कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है। और जब वो ऐसा कर देते हैं तो उस विषय पर, राज्य सूची के उस विषय पर अब कानून बनाने की शक्ति संसद को 1 वर्ष तक के लिए प्राप्त हो जाती है। ये आपके आर्टिकल 249 है। अकेली राज्यसभा कभी कानून नहीं बना सकती। ठीक ऐसे ही इसमें भी आपकी गफलत है। इसमें भी ऐसे ही है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह पारित कर दे कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है, राष्ट्रीय हित के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है, यदि ये प्रस्ताव पारित कर दे तो इस बेस पे अब क्या करेगी? संसद है वो कानून बनाकर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। समझ रहे हैं आप ये बात? नई अखिल भारतीय, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं फिलहाल अपनी 3 है। IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज भारतीय पुलिस सेवा और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भारतीय वन सेवा। 3 ही सेवाएं हैं। तो संसद ऐसा कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है आर्टिकल 312 के तहत। लेकिन ये करेगी तब कब? जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करके ये घोषित करेंगे वो जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो उसका सृजन किया जाना राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है, तब संसद ऐसा कर सकती है। तो ये 2 उसकी विशेष शक्तियां हैं, अनन्य शक्तियां हैं राज्यसभा की, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही आता है, आप जानते हैं, लोकसभा में नहीं आ सकता। तो ये भी एक तरीके से उसकी एक पावर है। इसके अलावा आपातकाल जो आर्टिकल 352 के तहत जो होता है या 356 के तहत होता है या 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है, इन आपातकाल को लोकसभा के भंग होने की स्थिति में उसको अनुमोदित करने से पहले ही लोकसभा भंग होगी तो केवल राज्यसभा के अनुमोदन से भी वो 6 माह के लिए बढ़ जाती है, वो आप जानते हैं। लेकिन केवल राज्यसभा के अनुमोदन से भी वो आपातकाल की अवधि बढ़ जाती है। ये भी उसकी एक विशेष शक्ति है। तो ध्यान रखिएगा खासतौर से इन 2 शक्तियों को, खासतौर से तो राज्यसभा ये आपके है, पूरी की पूरी राज्यसभा हमने पढ़ी। और मैं समझ रहा हूँ कि इसके अलावा तो राज्यसभा में और क्या आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। इतना आप ढंग से अच्छे से याद कर लीजिए। आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, यहाँ पे अपना प्रश्न, अपनी समस्या दर्ज कराइए, मैसेज करके दर्ज करा दीजिए यहाँ कोचिंग के नंबर पे, और आपकी उस समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। टीम मुझे मैसेज कर देगी, मैं मैसेज से आपकी समस्या का समाधान
उस मैसेज के माध्यम से आपको वापस सेंड कर दूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं लोकसभा की इस नई क्लास में, अगली क्लास में। विदा लेता हूँ। धन्यवाद।